Hello students, welcome to Subhash Chandra Academy e-learning classes. Today we are going to discuss classification of crystalline solid. आज हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स हैं कि मॉलिक्यूल्स हैं कि आयंस हैं और इन पार्टिकल्स के बीच में किस तरीके का अट्रैक्शन फोर्स है, मेटेलिक बॉन्ड है कि आयोनिक बॉन्ड है कि कोवेलेंट बॉन्ड है कि लंडन फोर्स है, किस तरीके का अट्रैक्शन फोर्स है। इसके बेसिस पे हम लोग एक क्रिस्टलाइन सॉलिड को चार तरीके से क्लासिफाइड करते हैं। एक को कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरे को कहते हैं आयोनिक सॉलिड, तीसरा मेटेलिक सॉलिड और चौथा कोवेलेंट सॉलिड। अब एक एक करके हमें स्टडी करनी है। तो सबसे पहला हमें पढ़ना है मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखो मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है, ऐसा क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हों। एक ऐसा क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हो। दैट मीन्स मान लो आपके पास ये कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं या ये क्रिस्टलाइन सॉलिड मॉलिक्यूल से मिलके बना है, या ये जो क्रिस्टलाइन पार्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ये क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। तो ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में या इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में या किसी भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट होगा वो होगा इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। और ये इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स किस तरीके का है, डिस्पर्जन फोर्स है कि लंडन फोर्स है कि हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसके बेसिस पे हम लोग एक मॉलिक्यूलर सॉलिड को तीन पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। एक को कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरे को कहते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और तीसरे को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो अब हमें पढ़ना है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है, ऐसा मॉलिक्यूलर सॉलिड जो नॉन पोलर कंपाउंड से बना हो। ऐसा मॉलिक्यूलर सॉलिड जो नॉन पोलर कंपाउंड से बना हो और वो नॉन पोलर कंपाउंड आपस में एक डिस्पर्जन फोर्स से अटैच हो। जैसे मान लो आपके पास ये है कोई मॉलिक्यूलर सॉलिड, अगर ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होंगे। और अगर ये मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर हैं, अगर ये मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं और इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो डिस्पर्जन फोर्स है या लंडन फोर्स है, तो ऐसे मॉलिक्यूलर सॉलिड को हम लोग कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। जनरली जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं सब रूम टेम्परेचर पे या तो गैसेज होते हैं या तो सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। अगर हम लोग बात करें कुछ एग्जांपल की तो जैसे H2, Cl2, Br2 या I2, भाई हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन जो होता है बेटा वो सॉफ्ट सॉलिड होता है, बाकी सब कैसे होते हैं, गैसेस। जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होंगे सब के सब बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें ना कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना कोई फ्री आयंस होंगे। तो ये रही बात बेटा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की। अब हमें पढ़ना है बेटा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड ऐसे मॉलिक्यूल्स के बीच में बनेगा जिनके बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स है वो डाइपोल इंटरेक्शन है। लेट सपोज आपके पास ये कोई मॉलिक्यूलर सॉलिड है और इस मॉलिक्यूलर सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं मॉलिक्यूल्स वो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। इस बार ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो मॉलिक्यूल्स हैं ये मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स। और अगर ये पोलर मॉलिक्यूल्स हैं और इनके बीच में डाइपोल इंटरेक्शन प्रेजेंट है, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में डाइपोल इंटरेक्शन प्रेजेंट है, तो ऐसे मॉलिक्यूलर सॉलिड को हम लोग कहते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। दैट मीन्स अगर किसी मॉलिक्यूलर सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पोलर मॉलिक्यूल्स हो और उनके बीच में डाइपोल इंटरेक्शन प्रेजेंट हो तो वैसे सॉलिड को हम लोग कहते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। जितने भी पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं सबके सब बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि इनके पास भी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री आयंस नहीं होते। जितने भी पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं सब या तो लिक्विड स्टेट में रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं या सॉलिड स्टेट में। कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड एटसेट्रा। तीसरा जो पढ़ना है बेटा वो है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होगा,
ऐसा मॉलिक्यूलर सॉलिड जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में या जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट हो। अगर मॉलिक्यूलर सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो वैसे सॉलिड को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। और हाँ, जितने भी हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं सब के सब नॉन कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि इनके पास ना कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना कोई फ्री आयंस होता है। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड रूम टेम्परेचर पे जनरली सॉलिड स्टेट में या वोलेटाइल लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वोलेटाइल लिक्विड कहने का मतलब बेटा ऐसा लिक्विड जिनके वेपर्स बनते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं वोलेटाइल लिक्विड। तो जितने भी हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं सब रूम टेम्परेचर पे वोलेटाइल लिक्विड या सॉफ्ट सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कुछ एग्जांपल की बात करें तो H2O, HF एटसेट्रा, या ये सब कैसे हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब अगला जो हमें पढ़ना है बेटा वो है आयोनिक सॉलिड। देखो आयोनिक सॉलिड नाम से ही पता चल रहा है, आयोनिक सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, आयोनिक सॉलिड का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा वो आयंस होंगे। आयोनिक सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसे होंगे? आयंस। आयंस का मतलब एक या तो केटायंस होगा और एनायंस होगा। आयोनिक सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होंगे। लेट सपोज अगर हम लोग बात करें ये हमारे पास कोई NaCl है जो कि आयोनिक सॉलिड है। NaCl बेटा, NaCl देखो NaCl में आयंस होंगे, एक होगा केटायन Na+ और दूसरा होगा एनायन Cl-। तो अगर ये NaCl का क्रिस्टल है तो ये किससे बना होगा? Na+ Cl- से, Na+ Cl-। दैट मीन्स ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे? आयंस होंगे। Na+ होगा और Cl- होगा, केटायंस और एनायंस होगा। देखो एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो इन दोनों के में क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होगा। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होंगे और इन आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अब हम जानते हैं कि जितने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या आयोनिक बॉन्ड होते हैं वो काफी स्ट्रांग होते हैं, जिसकी वजह से जो आयोनिक सॉलिड होता है वो काफी हार्ड होता है, ब्रिटल नेचर का होता है, इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होती है। देखो कि एक जो आयोनिक सॉलिड है अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो उसमें ना कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ना कोई फ्री आयंस है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। लेकिन जब यही आयोनिक सॉलिड एक्वस स्टेट में या मोल्टेन स्टेट में होता है, मोल्टेन स्टेट कहने का मतलब बेटा जब हमने इसको मेल्ट कर दिया, सॉलिड से मेल्ट कर दिया लिक्विड में, और एक्वस स्टेट का मतलब जब हमने पानी में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बना लिया। तो जब कोई आयोनिक सॉलिड मोल्टेन स्टेट में होता है या एक्वस स्टेट में होता है तब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है क्योंकि इसके पास फ्री आयंस होते हैं। देखो बेटा मान लो अगर हमारे पास NaCl है आयोनिक सॉलिड और अगर हमने इसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया, भाई एक्वस बना दिया, तो ये क्या होगा? वाटर में जाने के बाद Na+ और Cl- में टूट जाएगा। जब ये Na+ और Cl- में टूटेगा तो इसके पास क्या होगा? Na+ केटायन होगा और Cl- एनायन होगा। तो इसके पास फ्री आयंस हो जाएंगे और फ्री आयंस होने के कारण ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। दूसरी चीज अगर बात करें बेटा मोल्टेन स्टेट की, तो मान लो अगर हमारे पास NaCl सॉलिड स्टेट में है तब तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर हम इसे मेल्ट करते हैं बेटा, मेल्ट कर लेते हैं लिक्विड स्टेट में, देखो जब हम इसे मेल्ट करेंगे तो मेल्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? इसे एनर्जी देंगे। भाई सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? हीट करेंगे, मतलब एनर्जी देंगे। तो जब हीट करेंगे तो होगा क्या? NaCl के बीच में जो आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट है ये टूट जाएगा। जो आप हीट करोगे उस हीट एनर्जी की वजह से NaCl के बीच में जो आयोनिक बॉन्ड है वो टूट जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Na+ और Cl- में। फिर से इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो फिर क्या होगा? ये मोल्टेन स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो आयोनिक सॉलिड क्या होता है बेटा? आयोनिक सॉलिड ऐसे सॉलिड जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होते हैं, दैट इज केटायंस और एनायंस होते हैं, और ये पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या आयोनिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं।
ये हार्ड होते हैं और ब्रिटल नेचर के होते हैं, इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है, दे बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के इन सॉलिड स्टेट, बट इन एक्वस स्टेट और इन मोल्टेन स्टेट दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। बेटा अगर हम किसी आयोनिक सॉलिड का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, अगर किसी आयोनिक सॉलिड का हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। क्यों होती है बेटा? आप देखो, अगर मान लो आपके पास ये कोई आयोनिक सॉलिड है NaCl आयोनिक सॉलिड, और इसका अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे बेटा दैट मीन्स हम इसे एनर्जी देंगे, हीट करेंगे। तो जब हीट करेंगे या एनर्जी देंगे तो होगा क्या, इस Na और Cl के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या जो आयोनिक बॉन्ड है वो क्या होगा, ब्रेक डाउन कर जाएगा, टूट जाएगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na+ और Cl- में। तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने के बाद ये किस में टूटेगा, Na+ और Cl- में, जिसकी वजह से इसमें फ्री आयंस बढ़ते चले जाएंगे और इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये रही बात बेटा सारी एक आयोनिक सॉलिड की। अब हम बात करते हैं बेटा मेटालिक सॉलिड की। देखो मेटालिक सॉलिड क्या होता है, मेटालिक सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो एटम्स होंगे। मेटालिक सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम्स होंगे, या आप कह सकते हो मेटालिक एटम्स होंगे, मतलब एक मेटल का एटम्स होगा। तो मेटालिक सॉलिड का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम्स होंगे, और इन एटम्स के बीच में मेटालिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा। दैट इज, मान लो अगर आपके पास कोई मेटालिक सॉलिड है बेटा, तो ये मेटालिक सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, तो ये पार्टिकल्स कैसे होंगे, एटम्स होंगे, और इन एटम्स के बीच में मेटालिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा, इन एटम्स के बीच में मेटालिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा। और चूंकि मेटालिक बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, इसकी वजह से एक मेटालिक सॉलिड काफी स्ट्रांग होती है, और इसके अंदर मेलेबिलिटी की, डक्टिलिटी की और सोनरस की प्रॉपर्टी होती है। एक मेटालिक सॉलिड में जो मेटल के एटम्स होते हैं, एक मेटालिक सॉलिड में जो मेटल के एटम्स होते हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक मेटल जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। तो मेटालिक सॉलिड क्या होता है, मेटालिक सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, एटम्स होंगे। इन एटम्स के बीच में क्या होगा, मेटालिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा। चूंकि मेटालिक बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, इसकी वजह से ये मेटालिक सॉलिड क्या होगा, काफी हार्ड होगा। कुछ एक्सेप्शनल है जो सॉफ्ट होते हैं, बाकी सारे मेटालिक सॉलिड कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। ये मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ये गुड कंडक्टर, एक मेटालिक सॉलिड के जो एटम्स होते हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, और इनके अंदर लस्टर और सोनरस की प्रॉपर्टी होती है। अगला जो हमें पढ़ना है बेटा वो है कोवेलेंट सॉलिड। देखो कोवेलेंट सॉलिड जो होते हैं वो जनरली नॉन मेटालिक सॉलिड होते हैं। कोवेलेंट सॉलिड जनरली नॉन मेटालिक सॉलिड होते हैं, और इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कोवेलेंट सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो एटम्स होते हैं, और इन एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। लेट्स सपोज बेटा आपके पास कोई एक कोवेलेंट सॉलिड है, अगर ये कोवेलेंट सॉलिड है तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, एटम्स होंगे, और इन एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा। और आप जानते हो कि जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं वो नॉन मेटल्स के बीच में बनते हैं। तो जितने भी कोवेलेंट सॉलिड होते हैं सब के सब नॉन मेटल होते हैं, जितने भी कोवेलेंट सॉलिड होते हैं सब नॉन मेटल होते हैं। इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम्स होते हैं, और इन एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। चूंकि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो एक ही एटम्स के बीच में, जैसे मान लो कार्बन और कार्बन के बीच में हम ढेर सारे कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। चूंकि ढेर सारे कार्बन एक साथ आपस में कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जुड़ सकते हैं, इसलिए एक लार्ज सॉलिड या एक बड़ा सॉलिड का फॉर्मेशन हो सकता है, एक लार्ज बड़े सॉलिड का फॉर्मेशन हो सकता है। इसी वजह से हम लोग कोवेलेंट सॉलिड को कहते हैं जाइंट मॉलिक्यूल्स, क्योंकि एक से ज्यादा एटम्स
ढेर सारे एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू आपस में कंबाइन हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, देखो ढेर सारे कार्बन के एटम को हम आपस में कंबाइन कर सकते हैं और ये ढेर सारे कार्बन के एटम आपस में कंबाइन होके एक सॉलिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो बहुत बड़े सॉलिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ कार्बन के एटम्स को हम लोग कंबाइन कर सकते हैं। तो चूंकि बड़े सॉलिड का ये फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग एक कोवेलेंट सॉलिड को कहते हैं जाइंट मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल में डायमंड और ग्रेफाइट, देखो डायमंड के केस में क्या होता है, ढेर सारे कार्बन के एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं। अब एक कोवेलेंट सॉलिड के में भी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। लेकिन ग्रेफाइट एक कोवेलेंट सॉलिड होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। सारे कोवेलेंट सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, केवल और केवल ग्रेफाइट एक ऐसा कोवेलेंट सॉलिड है जिसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। बेटा होता क्या है, ग्रेफाइट के केस में एक कार्बन से 3 कार्बन अटैच होते हैं। मान लो बेटा अगर आप ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखोगे तो वो हेक्सागोनल रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है, कुछ इस तरीके का। मान लो ये एक कार्बन और ये दूसरा कार्बन, तो ये दूसरा वाला कार्बन 3 डिफरेंट कार्बन के साथ अटैच होगा। देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, मतलब कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये वाला कार्बन एक बॉन्ड इसके साथ, दूसरा बॉन्ड इसके साथ और 3 बॉन्ड इसके साथ बना ले। 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज हो गए, लेकिन एक बॉन्ड इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्री होगा। तो इस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से, इस एक इलेक्ट्रॉन के फ्री होने की वजह से ग्रेफाइट क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। साथ ही साथ बेटा ग्रेफाइट का हम लोग यूज करते हैं, ग्रेफाइट का हम लोग यूज करते हैं एज अ ड्राई लुब्रिकेंट्स। अब देखो इस स्ट्रक्चर में जो आपकी पीडीएफ में दिख रहा है, एक जो डॉटेड बना हुआ है, जो डॉटेड बना है वो क्या है बेटा, कार्बन। तो देखो अब हेक्सागोनल रिंग बना है, एक कार्बन 3 कार्बन के साथ अटैच है। अगर हम देखें इस कार्बन को, अगर हम लोग इस वाले कार्बन को देखें, इस वाले कार्बन को देखें जहां मैंने स्पॉट किया हुआ है, तो ये 3 कार्बन के साथ अटैच है। चूंकि ये 3 कार्बन के साथ अटैच है तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज हो गए, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री रह गया। तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने के कारण ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। साथ ही हम लोग ग्रेफाइट का यूज करते हैं एक ड्राई लुब्रिकेंट्स की तरह। ड्राई लुब्रिकेंट कहने का मतलब बेटा देखो हम लोग ऑयल वगैरह को यूज करते हैं एज अ लुब्रिकेंट, लेकिन ऐसी मशीनरी जो हाई टेम्परेचर पे चलती है, हाई टेम्परेचर कहने का मतलब जो 200-300 डिग्री सेंटीग्रेड पे चलती है, उसमें क्या होता है बेटा, अगर हम लोग ऑयल को एज अ लुब्रिकेंट यूज करेंगे तो ऑयल की बॉइलिंग पॉइंट कम होने के कारण वो वेपर के फॉर्म में बन के इवोपोरेट हो जाएगा। इस वजह से वहां पे हम लोग ऑयल को एज अ लुब्रिकेंट यूज नहीं कर पाते, वहां पे हम लोग ग्रेफाइट को एज अ लुब्रिकेंट यूज करते हैं। क्यों करते हैं बेटा, क्योंकि आप देख पा रहे होगे कि ये रहा ग्रेफाइट का एक लेयर और ये रहा ग्रेफाइट का दूसरा लेयर। इन दोनों लेयर के बीच में, इन दोनों लेयर के बीच में बेटा ये वीक वंडरवॉल फोर्स प्रेजेंट है। इन दोनों लेयर के या ग्रेफाइट के 2 लेयर्स के बीच में वीक वंडरवॉल फोर्स प्रेजेंट होता है। और जो वंडरवॉल फोर्स होता है बेटा, नाम से ही लग रहा है वीक, वो दुनिया का सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। तो जब मशीनरी चलती है तो ये वीक वंडरवॉल फोर्स आपस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जिसकी वजह से ग्रेफाइट के 2 लेयर आपस में आसानी से स्मूथली रब करते हैं। यही रीजन है कि हम लोग ग्रेफाइट का यूज करते हैं एज अ ड्राई लुब्रिकेंट्स एट हाई टेम्परेचर मशीनरी। तो ये रही बातें बेटा एक क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स की। हम लोगों ने क्रिस्टलाइन सॉलिड के 4 टाइप्स के बारे में पढ़ा, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड। ये सारी चीजें किसके बारे में थी, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स के। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।